नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली में इस समय भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में अफ्रीका के 54 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन को कई तरह से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वार्ता का जो मकसद है वो विशेष रूप से व्यापार, सुरक्षा और विकास संबंधी सहयोग के क्षेत्रों में संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। भारत और अफ्रीका के रिश्ते ऐतिहासिक भी रहे हैं कई तरह से। किस तरह से ये रिश्ते भविष्य में रूप लेंगे, इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है और क्या कुछ अभी तक हासिल माना जा सकता है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, दोनों पूर्व एम्बेसडर्स वीरेंद्र गुप्ता जी और सुरेश के गोयल। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के.पी. नैयर हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं द टेलीग्राफ अखबार के, और साथ ही अजय कुमार दुबे हैं, प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज़ JNU से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेश गोयल जी, आपके साथ मैं अगर शुरुआत करूं तो क्यों इस बार इस सम्मेलन को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इतने बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइज किया गया है? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा है जो 2 बार सम्मेलन हुए उसमें दर्जन भर से ज़्यादा देशों ने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब की बार 50 से ज़्यादा देश शामिल हैं। मेरे ख्याल है नंबर का तो देखिए ऐसा है कि जब पिछले मौक़ों पर ये सम्मेलन किया गया 2011 में, जिससे पहले हुआ था इथियोपिया में, उससे पहले 2008 में यहाँ पर, तो वो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो अफ्रीका यूनियन के थ्रू हुई थी। वो तो जो इन्विटेशंस वगैरह गए, जो कोऑर्डिनेशन हुआ, सब वो अफ्रीका यूनियन के थ्रू हुआ था, तो उसकी वजह से नंबर पर फ़र्क पड़ गया था। ये इस बार जो है हमने अफ्रीका यूनियन को बीच में ना रखते हुए सभी देशों से, सभी मुल्कों से सीधी सीधी बात करी है, तो नंबर काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है, मेरे ख्याल है कि अगर हम देखा जाए 2008 से लेकर के 2011 और 2013, इंडिया को एक बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा है फॉर डेवलपमेंट पार्टनरशिप। अगर हम देखें कि चीन है वहाँ पर, जो कि काफ़ी ऊपर तक मौजूद है वो व्यापार में और इन्वेस्टमेंट में, तो अगर अफ्रीकन देशों के लिए भारत काफ़ी महत्व रखता है, अपने जो ऐतिहासिक संबंध हैं उनको देखते हुए, आइडियोलॉजिकली हम उनके साथ में रहे हैं, कॉलोनियलिज्म में साथ में रहे हैं, तो एक कंफर्ट लेवल है साथ में। मैं बिंदुवार तरीके से बात करूंगी, जो भी आपने ये भी बोला है इस सब पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो उपनिवेशवाद है उससे दोनों ही शिकार रहे, किस तरह से भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसके बाद से अफ्रीका तक हम चल के गए। लेकिन वीरेंद्र गुप्ता जी, किस तरह से आप देखते हैं फिलहाल कि क्या भारत जिस तरह से अहमियत दे रहा है पिछले कुछ 1 साल में, अगर नई सरकार के आने के बाद की हम चर्चा करें, क्या वाकई ये ऐसा होना ही था जिसको शायद हमने देर लगा दी, जिसको कह देते हैं कि हम लॉन्ग फॉरगेटन हो गए, यानी बहुत दिन हो गए, हम भूल गए थे अफ्रीका को? नहीं, अफ्रीका हम लोगों ने कभी नहीं भूला। अफ्रीका से हमारी नेचुरल रिलेशनशिप है, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, और टाइम से ये आना ही था, इस तरह की बड़ी कॉन्फ्रेंस। जैसे पहले सुरेश जी ने बताया कि बांजुल फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम थोड़े कंट्रीज़ को बुलाते थे, उसमें अफ्रीका के अहम मुल्क शामिल हो जाते थे, क्योंकि निपाड के फाउंडिंग मेंबर्स उसमें इंक्लूडेड थे। लेकिन जो अब डिफरेंस हमने किया, सारे कंट्रीज़ को इनवाइट किया, तो उसमें अफ्रीका के बहुत छोटे छोटे मुल्क, जिन लोगों को मौका नहीं मिलता था इंडिया आने का, तो उनको मौका मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और हमारे लिए अफ्रीका में चारों तरफ गुडविल बढ़ेगी, और आई थिंक लॉजिकल प्रोग्रेशन है हमारी रिलेशनशिप में। अफ्रीका को हमने हमेशा इम्पोर्टेंस दी है, और इमोशनल तौर पर जो हमारी रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप रही है कॉलोनियलिज्म की स्ट्रगल में, अपार्थाइड की स्ट्रगल में, और ख़ासकर आज की तरफ से देखा जाए तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज होके आई हैं। क्योंकि जैसे इंडिया फास्ट इमर्जिंग इकोनॉमी है, उसी तरह से अफ्रीका भी बहुत फास्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में है। लेकिन कई बार इस बात को भी कहा जाता है कि जो गिवर और टेकर वाला या रिसीवर और टेकर वाला रिश्ता है उसे दूर रखना चाहिए, और भी बराबरी के स्तर पर जो है बात हो अफ्रीका से, और शायद अफ्रीका की उम्मीद भी हमसे यही है। बिल्कुल, ये हमें इस मोड में अपने को फंसाना ही नहीं है कि गिवर और टेकर, क्योंकि बहुत सारे और मुल्क हैं। चाइना की अफ्रीका से अलग रिलेशनशिप है, अमेरिका की अलग रिलेशनशिप है, यूरोपियन यूनियन की अलग रिलेशनशिप है। हमारी रिलेशनशिप की एक अहम बात है और यूनिक बात है कि हम में भाईचारा है। हम लोग टेबल के एक ही तरफ फंसे हुए थे, और हम अफ्रीकन कंट्रीज़ के समान कॉलोनियलिज्म
और अपार्थाइड के शिकार रहे हैं और संघर्ष को भी अच्छी तरह और समझते हैं। संघर्ष को अच्छी तरह से समझते हैं। नैयर साहब, आप किस तरह से देखते हैं? ये भी कहा जा रहा है कि जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसका अगला इंजन अफ्रीका होने जा रहा है, और शायद ये सही टाइम है कि सही जितना जोर, जितना एम्फेसिस हम अफ्रीका पे दें वो ठीक है। इस सम्मेलन से और हमारे इस राय से कितना मैच खाता है, क्या हासिल हो पाया है? भारत और अफ्रीका का संबंध में पिछले दो शिखर सम्मेलन जो हुआ उससे इस बार बहुत फ़र्क है, क्योंकि अभी जो भारत अफ्रीका से रिश्ता कर रहा है वो दिस इज़ अ डिफरेंट इंडिया। और अफ्रीका भी किस बहुत तरह से? वी आर एन एमर्जिंग इकोनॉमी। पूरी दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट भारत में हो रहा है। चीन का इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, यूरोप का हालत बहुत ख़राब है, इसलिए इंडिया इज़ द इंजन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ नाउ। और अफ्रीका, द वे अफ्रीका सीज इंडिया वो भी बदल गया है। कहा जाता है कि अफ्रीकन्स वांट India to think big, B for business, I for India, G for glamour। ये इंडिया का नया पैकेज है अफ्रीका को के साथ। वो इस शिखर सम्मेलन में इट इज़ वेरी रिफ्लेक्टेड वेरी वेल। जी हाँ। प्रोफेसर अजय कुमार दुबे, बताइए कि जो नज़रिया है हमारा अफ्रीका के प्रति कि अफ्रीका को हमसे क्या चाहिए, या जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्या इस नज़रिए में फ़र्क है कि अफ्रीकन जो देश हैं और भारत हैं, फ़िलहाल जो उनका नज़रिया है क्या मेल खाता है, या आपको लगता है कि इस नज़रिए में फ़र्क है? ये किस तरह से होने चाहिए ये रिश्ते? नहीं, नज़रिया में तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज भी चाहते हैं कि भारत अपने उनके साथ बहुपक्षीय संबंध स्थापित करें। पहले डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशनशिप थे, अब उसमें इकोनॉमिक जितने भी आर्म्स ऐड हो सकते हैं वो किया जाए। एक उनकी जो उम्मीद है कि भारत और अफ्रीका का जो संबंध है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, पीपल टू पीपल नहीं है। बिजनेस टू बिजनेस ग्रो कर रहा है और आगे ग्रो भी कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे सिविल सोसाइटी का हो, चाहे वो एकेडमिक्स का हो, वो आगे नहीं बढ़ रहा है और उसकी बहुत कमी है। उसके अलावा जो उनके पास हमारी डायस्पोरा जो 3 मिलियन के लगभग हैं, उसका भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जबकि वो अपने डायस्पोरा को ग्लोबली काफ़ी अच्छी तरह से नेटवर्क कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनकी ये इच्छा है कि हमारी इकोनॉमिक जो कनेक्टिविटी है वो तो बढ़े ही, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, मल्टी डायमेंशनल जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो भी साथ साथ बढ़ने चाहिए और हमें उसके तरफ काम करना होगा। जी, अम्बेसडर सुरेश गोयल, ये बताइए कि जिस तरह से अफ्रीका को दुनिया के देश देख रहे हैं, खासकर जो विकसित देश हैं, वही देखते हैं कि इनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, अच्छा मैन पावर है, बहुत सारी यूथ पॉपुलेशन है, उनके रिसोर्सेज को सकअप करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत का ये नज़रिया नहीं है, लेकिन अफ्रीका हमसे किस तरह की उम्मीद करता है, किस तरह का जो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, या जिस तरह से एक इनेबलर की भूमिका है कि मदद करें, एक हिसाब से बराबरी के रिश्ते के साथ साथ दोनों जो पार्टीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुँचे, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं आपको लगता है जिसमें ये सब काम आ सकता है? मेरा ख्याल है आपने जो सवाल पूछा है ये पूरे इस शिखर सम्मेलन की जो रग है, जो केंद्र बिंदु है, यही है कि हमें अपने जो पास्ट है या जो बाकी जैसे एक जो एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप है बाकी मुल्कों की या जो करते हैं, हमें उससे अलग हट करके ये देखना है कि अगर अफ्रीका के देशों में एक भारत की एक छवि है कि भारत एक बराबर का पार्टनर बन सकता है, तो हमें जो करना है वो इस बराबर की पार्टनरशिप से, ताकि जो भी हम कर रहे हैं उसको खाली हमारा फ़ायदा नहीं हो, जो वो देश हैं उनका भी फ़ायदा हो। और वो जो क्षेत्र हैं, अब जैसे मान लीजिए एक रिसोर्सेज हैं, अगर रिसोर्सेज में ज़्यादातर मुल्क क्या है कि वहाँ से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किए, अपने वापस लाए, इंडस्ट्री में यूज़ किया। अगर हम वहाँ पर रिसोर्स बेनिफिशिएशन इंडस्ट्री लगाएं या रिसोर्स को वहीं पर काम करके वैल्यू एडिशन करें, उस तरह से इन्वेस्टमेंट करें। एग्रीकल्चर है,
कि अगर खाली एग्रीकल्चर में हम प्रोड्यूस करके वापस लाएं, बजाय वहाँ पर हम एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन करें। कैपेसिटी बिल्डिंग है, लोगों की ट्रेनिंग करनी है, एजुकेशन करना है। तो एक उनका जो पूरा ओवरऑल ग्रोथ है, जैसे अजय जी ने कहा कि हमारे जो रिलेशंस हैं उसके दो खास क्षेत्र होने चाहिए। एक तो पीपल टू पीपल, ताकि लोगों की ग्रोथ हो, लोगों का डेवलपमेंट हो। एक हो इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस डेवलपमेंट। और इन दोनों में जब तालमेल होगा, क्षेत्र ऐसे चुनेंगे जैसे कि एजुकेशन में बताया, कैपेसिटी बिल्डिंग है, स्किल डेवलपमेंट है, वैल्यू एडिशन इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर टेली कम्युनिकेशन है। तो यानी कि रिश्ते जो हैं वो सिर्फ सरकारों के बीच ना हो, कारोबारियों के बिल्कुल बीच नहीं। ना हो, बल्कि जी। लोगों के बीच होने रिश्ते चाहिए। हमेशा लोगों के बीच में होने चाहिए। सरकार उसमें एक मदद की भूमिका करेंगी, लेकिन जब तक लोग बीच में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। जी, एम्बेसडर वीरेन गुप्ता, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनका जिक्र किया एम्बेसडर गोयल ने, इसके अलावा और इन क्षेत्रों में भी किस तरह से भारत को आगे बढ़ना चाहिए? अब भारत की भी सरकार जो कि उतनी नई नहीं है, लेकिन किस तरह से अब नए तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा इस समिट के बाद, और इस समिट में आप उस उद्देश्य को कितना पूरा होते हुए देख रहे हैं अब तक जो प्रोग्रेस हुई है? जैसे वो प्रोफेसर दुबे ने बताया, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, ये बहुत अहम भूमिका होगी। और मुझे लगता है कि नई सरकार का इस तरह के इनिशिएटिव से और लोगों को इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो पहले ज़माने में जैसे हमारी अफ्रीका से पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बीच में मुझे लगता है कुछ हम थोड़े भटक गए या खो गए। तो अब से शायद अफ्रीका से पीपल टू पीपल रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी सपोर्ट और वो सब मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में बहुत सारे एरियाज़ हैं जो सुरेश गोयल जी ने बोला। उस एरिया में मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तानी कंपनियाँ ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रही हैं। अगर आप कोई भी और विकसित देशों में, या जैसे चाइना की रिलेशनशिप है, दूसरे देशों की रिलेशनशिप को कंपैरिजन में देखें, तो इंडियन कंपनीज़ ने ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर्स, कोऑपरेटिव वेंचर्स लगाए हैं। और इंडियन कंपनीज़ की चाइनीज़ कंपनीज़ के कंपैरिजन में जो काम करने की तरीका है, बहुत फ़र्क है। हमारी कंपनीज़ वहाँ पे जाके वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करती हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती हैं, वहाँ पे जॉब क्रिएशन करती हैं। तो इन चीज़ों को बहुत सराहा जाता है। और इस समिट में आप क्या कुछ होता हुआ देख रहे हैं? क्या उस तरफ आगे कदम बढ़ रहे हैं? मैं ये देखूंगा कि हिंदुस्तान की तरफ से इस कदम को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। और एक तरीके से कह सकते हैं जैसे हमारा मेक इन इंडिया का स्लोगन है प्रधानमंत्री जी का, तो उसके साथ में मेक इन अफ्रीका का भी जोड़ा जाए। और इंडियन कंपनीज इस बारे में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अदा कर सकती हैं। नहीं, साहब, बार बार चाइना का जिक्र हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस बहस को हम उस दिशा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन जिक्र ज़रूर होगा कि अफ्रीका में जितने बड़े पांव अभी चाइना ने फैलाए हुए हैं, वहाँ जितनी बड़ी मौजूदगी है, क्या आपको लगता है कि हम जैसे ही वहाँ दाखिल होंगे या जिस स्तर पे भी हम वहाँ मौजूद हैं, हमें सीधे मुकाबला करना पड़ेगा, या आपको लगता है उसके बिना भी बात हो सकती है? मेरे ख्याल में भारत जो अफ्रीका में कर रहा है और चीन जो कर रहा है उसमें कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो चीन से बिल्कुल अलग है। मेरे ख्याल में इस शिखर सम्मेलन के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन ये होगा कि वो पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क जो है वो 2016 में ख़त्म होने वाला था, 14 में ख़त्म हो गया था, दो साल का एक्सटेंशन हुआ था, अभी 16 में ख़त्म होने वाला है। इसका 5 साल का एक्सटेंशन होगा। और अफ्रीका का लोग के लिए ये पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क इतना किया है। हमारा अब्दुल कलाम साहब, पुराने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब का आइडिया था ये सेनेगलीज डेलीगेशन जो आए हैं वो लोग मुझे बता रहे थे कि डाकार उनका कैपिटल में एक 16 साल का एक लड़का था और उनका एक ब्रेन में एक ट्यूमर था, और उनका माता पिता उनको विदेश भेजने का भेजना चाहता था, लेकिन किसी एयरलाइन वो लड़का को लेके नहीं जाएगा, तैयार नहीं था। फिर ये पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क से उनका ऑपरेशन हुआ। हमारा दिल्ली का फोर्टिस हॉस्पिटल का डॉक्टर्स वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में आया
और इससे स्टेज बेहतर बाय और क्या हो स्टेज सकता था? और उनका ऑपरेशन हुआ और वो अभी 2-3 साल हो गया और लड़का जिंदा है। ऐसा चीन ऐसा कुछ नहीं कर नहीं रहा करता। है, इसलिए बिल्कुल फर्क है जो हम यानी आप ये कह अफ्रीका रहे हैं कि में। वहाँ अफ्रीकन लोगों की जो जिंदगी है उनको छू रहा है भारत जी वहाँ पर। जी 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 हाँ। क्या आप इस बात से सहमत हैं प्रोफेसर अजय कुमार दुबे कि क्या वाकई चीन को नज़रअंदाज करके या चीन से मुकाबला ना मानकर हम अपनी तरीके से वहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन जितनी बड़ी मौजूदगी वहाँ चीन की है क्या उसको दरकिनार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का आर्गूमेंट आता है कि चीन के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, और ये आर्गूमेंट ये सजेस्ट करता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी कितनी है अपनी गुडविल और प्रेजेंस बढ़ाने में, इसको हम इसका आकलन ना करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो सबसे बड़ी गुडविल थी अफ्रीका में, वो आज रिप्लेस हो गई है चाइना के गुडविल से। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे भी आप जहाँ भी जाएं, चाइना उनका बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है, इकोनॉमिक इन्वेस्टर है। चाइना और इंडिया में कभी भी उनको चूज करना होता है तो वो चाइना को चूज करते हैं, क्योंकि उनका इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। गुडविल भले ही वो इंडिया को ज़्यादा पसंद करते हों, तो हमारी जो वहाँ पे स्थिति पहले थी वो बदल रही है। और ये कह के कि इस स्थिति का हम आकलन नहीं करें और इस स्थिति पे अपनी स्ट्रेटजी तैयार न करें और इस स्ट्रेटजी को ओवरकम करने की कोशिश न करें, तो हम इसके लिए कह सकते हैं हमें चाइना से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं लेकिन है। प्रोफेसर दुबे कैसे बदला ये? हम जानते हैं कि भारत चीन के मुकाबले कहीं पुराना दोस्त है अफ्रीका का, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्थितियाँ कैसे बदली हैं? वो ऐसी बदली कि जब कोल्ड वार का ज़माना था तब भारत अफ्रीका में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर था, लेकिन जब हमने ट्रांजिशन किया अपने इकोनॉमी का तो हमें पूरे 90 के डिकेड में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया और उस क्राइसिस की वजह से हम अंदर की तरफ देखने लगे। अफ्रीका हमारे रडार से नीचे छूट गया। चाइना तब तक 20 सालों तक 10-12% से ज़्यादा ग्रोथ करके अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस जमा चुका था, और जब हम इस नए सेंचुरी में अफ्रीका की तरफ देखे तब तक पिछले 20-25 सालों में अफ्रीका की इकोनॉमिक जो पहुंच थी वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी थी। और जब हमने 2008 में अपना इंडिया अफ्रीका फोरम समिट फर्स्ट शुरू किया, तब हम चाइना के इकोनॉमिक इंगेजमेंट को, उसके गुडविल को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। एम्बेसडर गोयल, क्या इसका समाधान हो सकता है? हम जानते हैं कि अभी भी गांधी नेहरू की जो विरासत है उसे अफ्रीका में लोग अभी भी याद करते हैं और ऐतिहासिक जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं मजबूती से खंबा पकड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी जो स्थितियां हैं, जो आर्थिक रिश्ते हैं, उन्होंने शायद राजनीतिक रिश्तों को भी बदला है। जी, हमें समाधान खोजने की ज़रूरत नहीं है, समाधान खुद ही हमारे पास आ रहा है। अगर आप मेरे को मौका दें, मैं चाइना के बारे में एक दो चीज़ें कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाइना में काम कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा। ये 70 के और 80 के दशक में, ख़ास तौर पर 80 के दशक में और 90 के दशक में हुआ क्या है कि अफ्रीकन देशों को जब ये चीन ग्रो कर रहा था इकोनॉमिकली और उनके पास में एक्स्ट्रा कैपिटल था, तो चीन के लोगों को, चीन की इकोनॉमिक व्यवस्था को जब कैपिटल की ज़रूरत थी, जो हमारे पास नहीं था, चीन के पास था, तो नेचुरली जब चीन वहाँ पर गया कैपिटल लेकर के, चाहे किसी भी तरह से काम में किया, दे वर मोर वेलकम। हम वो नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पर। अब जो है सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। हम चाहे चीन जैसा करें या नहीं करें, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर अब इन्वेस्ट करने की स्थिति में हैं, और हम जितना भी इन्वेस्ट करें चाहे चीन से कम हो, लेकिन वो जानते हैं कि हमारी जो टेंडेंसी है वो अलग है, बात अलग है, ये अप्रोच ही अलग है। अप्रोच अलग है। दूसरी चीज़ ये है, आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे हम कंपेयर करें या नहीं करें, कंपटीशन तो हमेशा रहेगा। कंपटीशन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अगर चीन वहाँ मौजूद है, और एक हद तक अच्छा भी है, बिल्कुल, उससे हमको कोई आपत्तिजनक बात होनी नहीं चाहिए। समाधान ये है कि अब क्योंकि इंडिया एक दूसरे ऑप्शन के तौर पर निखर कर सामने आ रहा है, और उन्हें ये मालूम है कि जैसे उन्होंने बताया कि पैन ई हेल्थ की टेक्नोलॉजी है, ये सब जो हमारी स्ट्रेंथ है, तो मेरा ख्याल है हमको उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता हमें ये करनी है कि जो अफ्रीका की हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम पूरा कर पाएँ। आखिरी चीज़, अफ्रीकन देशों को ज़रूरत किस चीज़ की है इस समय, अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स? एजुकेशन की,
मेडिकल हेल्थ, मेडिकल केयर की। अगर हम इस शिखर सम्मेलन में एक ये फैसला कर पाएँ कि हमारे विश्वविद्यालय वहाँ जा कर के नहीं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आप जी। गवर्नेंस में हमें पाठ जी। पढ़ाइए, वो ये कह रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी हम बिल्कुल। आपसे सबक लेना चाहते हैं। तो अगर ये हम सबसे मांग रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि हम वहाँ पे जाकर के यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, ये हॉस्पिटल बनाएं, तो फिर तो हमको समाधान मिल रहा है ना। खाली ये है पहले कि से ही हमको मौजूद जो है। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी करें, यानी वही जो काफ़ी लॉस होगा। ग्राउंड है उसको भी जी, वापस पाया जा जी, सकता है। बिल्कुल, एम्बेसडर बिल्कुल। वीरेंद्र गुप्ता, ये बताइए कि फिलहाल क्या राजनीतिक तौर पे हम ये मान सकते हैं कि अब अफ्रीका में जो वायलेंस की स्थिति हमने देखा था, हिंसा का जो एक पूरा दौर था, अभी कम से कम थमता हुआ लग रहा है, लेकिन अभी भी राजनीतिक रूप से क्या आपको लगता है स्थितियां ऐसी हैं कि बहुत एक्टिव तरीके से वहाँ जाया जा सकता है, बिजनेसेस सेटअप किए जा सकते हैं और जिसे रियल बिजनेस कहते हैं वो किया जा सकता है? देखिए, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन सबसे वेलकम डेवलपमेंट ये है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उनकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो किसी भी कॉन्टिनेंट पे, किसी भी रीजन पे बाहर से एक सोल्यूशन थोपना, और अभी तक क्या होता रहा है कि जो अर्स्टवाइल कॉलोनियल पावर्स हैं या जो आज के बड़े मुल्क हैं, वो सोल्यूशन थोपना चाहें तो उसमें वो बात नहीं बनती है, क्योंकि एक इंक्लूसिव प्रोसेस डेवलप होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है, ज़्यादा कैपेसिटी दिखा रहे हैं। हम लोग बाहर से एक ऐसा एक रवैया है कि अफ्रीका माने उनको कुछ नहीं आता है और वो अपनी चीज़ें जैसे हमारे बारे में कहते थे जब हम आज़ाद हुए, लेकिन थोड़ी तो सच्चाई अंग्रेज़ लोग इसमें ये हमको भी ये है बोलते कि थे ट्राइबल जो कल्चर है कहीं ना कहीं उसने बहुत उसे मॉडर्न वर्ल्ड तक आने में मुश्किलें तो पहुंचाई नहीं, हैं। मैं हम ट्राइबल टेंडेंसीज हमारे यहाँ भी हैं और हर चीज़ें हमारे यहाँ भी नज़र आती हैं, रूढ़िवादिता भी हमारे यहाँ नज़र आती है। तो ऐसी बात नहीं है। मैं अफ्रीका के बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहता हूँ, बल्कि आप डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंटेशन जो सब कंट्रीज़ में देखिए, बहुत सारे जगहों पे उन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। जो कंट्रीज़ में मिलिट्री कू हैज़ ऑलमोस्ट बिकम नॉन एग्जिस्टेंट, तानाशाही भी तकरीबन खत्म हो वो चुकी है। इस वजह से नहीं है मिलिट्री को होते हैं क्योंकि अमेरिका मना कर रही है। अमेरिका तो अगर अमेरिका के बस में हो तो वो हर जगह मिलिट्री को एनकरेज करें। तो आपको लगता है लोग तैयार हैं वहाँ तो एक लोकतांत्रिक अफ्रीका तरीके के से रहने के लिए? कंट्रीज खुद ब खुद जो है वो ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी पनपे और पॉलिटिकल मैच्योरिटी इतनी दिखा रहे हैं कि बहुत सराहनीय है। नैयर साहब, ये बात आप सहमत हैं इस बात से वीरेंद्र गुप्ता जी की कि कहीं ना कहीं अगर हम ये भी चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पर तरक्की हो, वहाँ पर लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो तेज़ी से वहाँ चलें, उसके लिए भी जिस तरह की मदद की दरकार है, जो बात हो रही है राइट टू इन्फॉर्मेशन की, गवर्नेंस किस तरह से होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी वो मांग रहे हैं कि आप अपना तजुर्बा हमारे साथ शेयर करिए। बहुत बड़ी जो है वहाँ पर युवा आबादी है, उसको भी ट्रेन करने की बात हो रही है। आपको लगता है इन तरीक़ों से शायद हम बेहतर रिश्ते कर सकते हैं और बेहतर शायद सेवा भी कर सकते हैं? हाँ, वो सब कर सकता है। और गुप्ता जी ने जो बोला अभी मिलिट्री को नहीं हो रहा है, अफ्रीका में 34 कंट्रीज़ में अभी डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन वी हैव टू फाइंड अ न्यू वे ऑफ डीलिंग विद अफ्रीका। वो लोग गांधी जी को बहुत मानते हैं, हमने डीकॉलोनाइजेशन के लिए जो किया है वो याद करते हैं, लेकिन ये सब इतिहास का बात है। अभी हम लेकिन लोगों की याददाश्त में तो बाकी होगा, हाँ, नई लेकिन जनरेशन भी पढ़ रही होगी। अभी हम ये करना चाहिए कि गांधी जी के बारे में कम बात करना चाहिए और ऐश्वर्या राय के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि गोयल साहब को शायद याद होगा 1994 में पहली वो मिस वर्ल्ड जब बना, वो सन सिटी, साउथ अफ्रीका का सन सिटी में हुआ है। हमारा देश में बहुत लोग भूल गया है कि ऐश्वर्या राय का क्राउनिंग उधर हुआ है, लेकिन अफ्रीका का लोग भूल गया नहीं है। इसलिए द सिंबल ऑफ मॉडर्न इंडिया इज ऐश्वर्या राय, इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात इतिहास को याद रखते हुए और जो है फिलहाल वर्तमान, हालांकि इसको भी 20 साल गुजर चुके हैं ऐश्वर्या राय को क्राउन पहने हुए भी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये बात इन्होंने सही कही है, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान वगैरह वो एक मॉडर्न इंडिया का फेस बन चुके हैं। तो हमें जो दिखाना है वो जो पहले का क्लासिकल एंशियंट इंडिया वो नहीं, एक जो मॉडर्न इंडिया के तौर पर निकला है इकोनॉमिकली, सोशली, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे रिलेट भी कर पाएंगे। प्रोफेसर दुबे, लास्ट वर्ड, क्या सहमत हैं आप इन बातों से कि किस तरह से जो भारत का जो ब्रांड है, ब्रांड इंडिया जो है, वो किस तरह से अफ्रीका में पहुंचना चाहिए, क्या तस्वीर उसकी होनी चाहिए?
भारत का सब दिन से एक ऐसा ब्रांड रहा है कि वो अफ्रीकन प्रायोरिटीज़ के लिए सब दिन बहुत संवेदनशील रहा है। और आज जो अफ्रीका के चैलेंजेज हैं, जिसको अफ्रीका ने विजन 2063 में अपने अफ्रीकन यूनियन के डॉक्यूमेंट में जिसको डॉक्यूमेंट किया है, और जो ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट जो उसने इनकॉर्पोरेट किया है, उसमें भारत की ये भूमिका होनी चाहिए कि उनकी जो प्रायोरिटीज़ है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उसमें हम उनका कैसे सहयोग दें। और अपने स्ट्रैटेजी के रूप में उन्होंने दो बातें कही हैं। एक बात कही है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग चाहते हैं, उसमें भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है उनकी कैपेसिटी बनाने में। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो भी इंटरनेशनल फाइनेंसेज आते हैं अफ्रीका में, उसमें वो वहाँ का कलेक्टिव मेडिएशन चाहते हैं। और बांजुल फार्मूला और अफ्रीकन यूनियन का इन्वॉल्वमेंट जो इंडिया जिसको एक्सेप्ट करता है और बाकी सारे कंट्री रिजेक्ट करते हैं, उसके थ्रू हम उन और सब राष्ट्रों से अलग ढंग से उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर दुबे। समय मेरे पास समाप्त हो चुका है, तो फिलहाल मेहमानों का कम से कम मानना ये है कि ये जो समिट है कम से कम भारत और अफ्रीका के रिश्तों की दिशा में एक बेहतर कदम के तौर पे माना जा सकता है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण दिन जो है इस समिट का कल, वो अभी बाकी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।